हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का आरबीएसई बोर्ड का स्टीरियो केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 6। तो बेटे ये क्लास 12 का आरबीएसई का स्टीरियो केमिस्ट्री का छठा वीडियो है। और इससे पहले 5 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप स्टीरियो केमिस्ट्री को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो के एम डी सहारनपुर, वहां भी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है फिशर प्रक्षेपण सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि एमिल फिशर ने प्रक्षेपण सूत्र दिए थे वो क्या थे, और उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हमें याद करके जाने हैं। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिशर प्रक्षेपण सूत्र का क्या मतलब होता है। देखो, इसे पढ़ने से पहले एक बात बताता हूं आपको। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, इन कार्बनिक यौगिकों की संरचना त्रिविमीय होती है, यानी 3D स्ट्रक्चर होता है इनका। और इनके त्रिविमीय संरचना को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है और उसकी त्रिविमीय संरचना को हमें बनाना है, तो उसकी त्रिविमीय संरचना को हम किसी कागज पर नहीं बना सकते हैं या बोर्ड पर नहीं बना सकते हैं। त्रिविमीय संरचना को, 3D स्ट्रक्चर को किसी भी कार्बनिक यौगिक के, क्योंकि कागज या पेपर कह दो या बोर्ड कह दो, ये सभी द्विविमीय संरचनाओं को तो समझा सकते हैं, अर्थात इन पे 2D स्ट्रक्चर अर्थात द्विविमीय संरचना को आप बना सकते हो, पर त्रिविमीय संरचना को आप नहीं बना सकते हो। क्योंकि जैसे हमारा बोर्ड है, बोर्ड पर तो दो ही अक्ष हैं, ये तो वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया। दो ही अक्ष हैं बोर्ड पर। जेड अक्ष का तो हम इसके ऊपर अध्ययन कर ही नहीं सकते हैं, और ऐसे ही आपकी नोटबुक का पेपर है या कागज है। तो फिशर ने क्या करा, किसी कार्बनिक यौगिक की त्रिविमीय संरचना को स्पष्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि प्रस्तुत करी, या विशेष प्रकार की संरचनाएं बनानी सिखाई, और उन विशेष प्रकार की संरचनाओं को हमने कहा फिशर प्रक्षेपण सूत्र। तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ फिशर ने कार्बनिक यौगिकों की त्रिविमीय संरचना को समझाने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया था, उन सूत्रों को हम कहते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र। अब देखो जरा ध्यान से, ये हेडिंग है फिशर प्रक्षेपण सूत्र। फिशर ने कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम संरचना को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रकार की संरचना प्रस्तुत की। मतलब वे विशेष प्रकार की संरचनाएं थी या विशेष प्रकार के सूत्र थे, जिसे फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहते हैं। इन विशेष प्रकार के सूत्रों को हम कहते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या सीखना है। फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखने के मुख्य बिंदु, मतलब यदि आपको किसी कार्बनिक यौगिक का फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखना है, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे, किन किन पॉइंट्स का आप ध्यान रखोगे। देखो, ये हमने जो है यहाँ दो रेखाएं बनाई हैं, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं 90 डिग्री के कोण पर, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, और ये इनका कटान बिंदु है। तो जहां भी कटान बिंदु होता है वो पॉइंट या वो केंद्र कहलाता है किरेल केंद्र। तो यहाँ वो कार्बन होगा जिसके चारों तरफ अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापी जुड़े हुए होंगे या समूह जुड़े हुए होंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है कि दो लंबवत रेखाएं होती हैं और एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, देखो नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, कागज के तल पर आपस में काटती हुई दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं। देखो, आपस में काटती हुई दो लंबवत रेखाएं हमने खींच ली। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, इनका कटान बिंदु किरेल केंद्र कहलाता है। जो इनका कटान बिंदु है इसे हम कहते हैं किरेल केंद्र या किरेल कार्बन परमाणु।
आपको मैंने समझा रखा है किरेल केंद्र या किरेल कार्बन परमाणु या असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं। ऐसा कार्बन परमाणु जिसके चारों तरफ जुड़े हुए प्रतिस्थापी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऐसे कार्बन परमाणु को हम कहते हैं किरेल केंद्र या किरेल कार्बन परमाणु। तो सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि दो रेखाएं इस प्रकार खींचनी है जो एक दूसरे के लंबवत हों और एक स्थान पर काटती हों यानी प्रतिच्छेद करती हों, और इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या मानते हैं, किरेल केंद्र या किरेल कार्बन। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है। नंबर 2, उसके बाद यौगिक की मुख्य कार्बन श्रृंखला को ऊर्ध्वाधर रेखा पर ऊपर से नीचे लिखते हैं। कोई भी यौगिक है, उस यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला या मदर चेन या पेरेंट चेन तो होती है। आपको पता है जब आप IUPAC पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक की एक मुख्य श्रृंखला होती है कार्बन परमाणुओं की। तो जो आपकी ये जो ऊर्ध्वाधर वाली रेखा है ना, इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला प्रदर्शित करनी है। और उसमें एक बात ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पहला कार्बन आना चाहिए। यानी कि आपको पता है कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उसकी जो मुख्य श्रृंखला आप सेलेक्ट करते हो, यानी कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को ही तो आप मुख्य श्रृंखला या मदर चेन या फिर पेरेंट चेन मानते हो। और उस मुख्य श्रृंखला पर नंबरिंग किस ओर से होती है, ये भी बात आपने IUPAC में पढ़ी हुई है। मुख्य श्रृंखला पर नंबरिंग हमेशा उस ओर से करनी चाहिए जिस ओर से ज्यादा क्रियात्मक समूह ज्यादा से ज्यादा नजदीक पड़ रहे हों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्य कार्बन की श्रृंखला है, उस मुख्य कार्बन की श्रृंखला का जो पहला कार्बन है वो पहला कार्बन यहाँ होना चाहिए और लास्ट वाला कार्बन यहाँ होना चाहिए। यानी ऊपर से नीचे की तरफ आपको मुख्य श्रृंखला को रखना है। देखो दोबारा पढ़ता हूं, यौगिक की मुख्य कार्बन श्रृंखला को ऊर्ध्वाधर रेखा पर ऊपर से नीचे लिखते हैं। तो जो मुख्य कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होगी उस यौगिक की, जिस यौगिक का फिशर प्रक्षेपण सूत्र आप लिखने जा रहे हो, उसकी मुख्य श्रृंखला का पहला कार्बन यहाँ और आखिरी कार्बन यहाँ होना चाहिए। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आपको लिखनी है वो मुख्य श्रृंखला। तीसरी बात, किरेल कार्बन के शेष दो प्रतिस्थापियों को क्षैतिज रेखा पर लिखते हैं। भाई ये कार्बन किरेल है तो इसके ऊपर और नीचे तो ग्रुप होंगे ही, कार्बन के ग्रुप होंगे, पर लेफ्ट और राइट में भी तो ग्रुप होंगे, जब तो हम इसे किरेल कह रहे हैं। ये चारों प्रतिस्थापी अलग अलग तरह के हैं। देखो ABCD, यहाँ तो मुख्य श्रृंखला आएगी और यहाँ आएगा वो किरेल कार्बन या किरेल केंद्र, और उसके लेफ्ट और राइट में आप जोड़ोगे इस क्षैतिज जो आपने रेखा खींची है, इसके किनारों पर आप जोड़ोगे उसके कार्बन के दो अन्य प्रतिस्थापी, जैसे वे एक H और एक OH हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। ये नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना जरा। क्षैतिज रेखा के दोनों बंध कागज के तल से बाहर की ओर आते हैं। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्षैतिज रेखा है ना, इसके एक तो बॉन्ड ये है, एक तो बॉन्ड ये है। ये दोनों बॉन्ड कागज के तल से, मान लो मैं कागज के तल में हूं, एक रेखा तो ये है ऊपर से नीचे की तरफ, ये तो रेखा हुई कैसी, ऊर्ध्वाधर, यानी दो बॉन्ड तो इसमें है, और एक रेखा ये हुई क्षैतिज। तो क्षैतिज रेखा ऐसी तो होगी, ये होगी क्षैतिज रेखा। तो एक बॉन्ड तो ये है और एक बॉन्ड ये है, तो ये दोनों बॉन्ड कागज के तल से बाहर की ओर आते हैं। ऐसे समझ रहे आप, बाहर की ओर ऐसे आते हैं। जैसे मैं आपके गले मिलना चाहता हूं, यदि मैं आपके गले मिलना चाहता हूं तो ये दोनों बॉन्ड, यानी मेरे दोनों हाथ दो बॉन्ड हैं और ये बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे निकले हुए होते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र में क्षैतिज रेखा के दो प्रतिस्थापी। जो क्षैतिज रेखा पे दो बॉन्ड हैं उसके प्रतिस्थापी ये दोनों बॉन्ड, जो जिधर एक तरफ H या एक तरफ OH जुड़ता है ज्यादातर एग्जांपल्स में, तो ये वाला बॉन्ड भी और ये वाला बॉन्ड भी, ये दोनों बॉन्ड बाहर की तरफ को ऐसे आते हैं निकले हुए। ये चीज ध्यान रखनी है। और जो ये रेखा है, ये वाली रेखा कौन सी है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा के दोनों बॉन्ड पीछे की तरफ को होते हैं। पीछे की तरफ को मतलब यूं पीछे की तरफ मुड़े हुए, समझ रहे ना आप। ये वाला बॉन्ड भी बोर्ड के तल से या आपके कागज के तल से पीछे की ओर होगा या अंदर की ओर होगा, और ये वाला बॉन्ड भी। ये दोनों बॉन्ड बाहर निकले हुए हैं और ये दोनों बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बॉन्ड अंदर की तरफ हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। देखो नंबर 4, क्षैतिज रेखा के दोनों बंध
कागज के तल से बाहर की ओर आते हैं। ये भी बाहर की ओर आ रहा, ये भी बाहर की ओर। जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा के दोनों बंद कागज के तल से पीछे की ओर जाते हैं। ये वाला बॉन्ड भी पीछे की ओर जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी पीछे की ओर जाएगा। तो ये दोनों बॉन्ड तो बाहर हैं आए हुए, मतलब सेंटर तो किरेल केंद्र तो यही रहेगा। इस सेंटर, ये किरेल केंद्र तो रहेगा बोर्ड के तल में, और ये दोनों बॉन्ड बाहर निकल रहे हैं और ये दोनों बॉन्ड अंदर की तरफ को जा रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इसे फास्टली पढ़ रहा हूं, देखो जरा। भाई फिशर प्रक्षेपण सूत्र में बताया गया कि फिशर ने कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम संरचना को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रकार की संरचना प्रस्तुत की, जिसे फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहते हैं। इस विशेष प्रकार की संरचना को या विशेष प्रकार के संरचना सूत्र को हम कहते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र। और फिर हमने सीखा फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखने के मुख्य बिंदु, क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है। नंबर 1, कागज के तल पर आपस में काटती हुई दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं, इनका कटान बिंदु किरेल केंद्र कहलाता है। दो रेखाएं खींच लो और कटान बिंदु क्या होगा, किरेल केंद्र। यौगिक की मुख्य कार्बन श्रृंखला को ऊर्ध्वाधर रेखा पर ऊपर से नीचे लिखते हैं। जिस यौगिक का फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाना है उसकी मुख्य श्रृंखला को आप ऊपर से नीचे लिखोगे, पहला कार्बन यहाँ और लास्ट कार्बन यहाँ। नंबर 3, किरेल कार्बन के शेष दो प्रतिस्थापियों को क्षैतिज रेखा पर लिखते हैं। बाकी जो प्रतिस्थापी उस कार्बन पे हैं उन्हें आप लिखोगे यहाँ, यहाँ और यहाँ क्षैतिज रेखा के किनारों पर। नंबर 4, क्षैतिज रेखा के दोनों बंध कागज के तल से बाहर की ओर आते हैं। ये वाला और ये वाला बॉन्ड, इनका जो स्टार्ट तो होंगे बोर्ड के तल से, पर ये ए यहां निकला हुआ होगा और बी भी यहां निकला हुआ होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि मैं आपसे गले मिलना चाहूं, ये दोनों बॉन्ड है मेरे, तो यदि मैं गले मिलना चाहूं तो ऐसी व्यवस्था होती है फिशर प्रक्षेपण सूत्र में, ठीक है। जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा के दोनों बंद कागज के तल से पीछे की ओर जाते हैं। ये वाला और ये वाला बॉन्ड कागज के तल से कहां जाएंगे, पीछे की ओर। अब देखते हैं एग्जाम्पल। इसका पहला एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का वैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है, लैक्टिक एसिड कहां पाया जाता है, दूध में। दूध में जो होता है वो लैक्टिक एसिड ही होता है, लैक्टोज शुगर होता है उसके अंदर। तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड COOH। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3। तो ये मुख्य श्रृंखला है, पक्की बात है, मुख्य श्रृंखला है। मैं आपको कहूंगा कि नंबरिंग आप यहां से करोगे या यहां से, तो आप कहोगे कि सर नंबरिंग तो उधर से करनी पड़ेगी जिधर COOH ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि COOH ग्रुप और OH ग्रुप दो ग्रुप है यहाँ, और दोनों में सीनियर कौन सा है, COOH है। तो नंबरिंग तो इधर से करनी पड़ेगी 1 2 और 3, ठीक है। तो अब देखो, जब आपको कहा था कि आप इस रेखा पर पहला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन, तो ऊपर तो हमने COOH लिख दिया, ये पहला कार्बन, और यहां लिखा ये बीच वाला कार्बन C, और नीचे लिखा ये तीसरा कार्बन CH3। अब C के ऊपर दो प्रतिस्थापी हैं, एक तो H है एक तो OH है, तो एक तरफ तो H लिख दिया एक तरफ OH। तो यदि आप ऐसे लिखते हो तो ठीक है, पर हमें फिशर ने कहा था कि दो रेखाएं खींचनी है जो एक दूसरे को काटती हो, लंबवत हो। तो आप ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हो, ये ज्यादा सही माना जाएगा। देखो दो रेखाएं हमने खींच ली, सबसे ऊपर COOH है, ठीक है, यहाँ कार्बन है, तो ये कार्बन ही तो है। यदि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कार्बन ही है ये, और ये CH3 है, इधर H है और इधर OH है। इसका यदि प्रतिबिंब रूप आप देखते हो तो इसका प्रतिबिंब रूप ऐसा होगा, देखो इधर OH इधर OH इधर H इधर H, और COOH वही है और CH3 भी वही है। तो इस रूप को तो कहते हैं डी फॉर्म या प्लस फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म या प्लस फॉर्म लैक्टिक एसिड, और इसे कहते हैं एल फॉर्म या लेवियो फॉर्म या माइनस फॉर्म लैक्टिक एसिड। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं ओर घुमाता है और ये समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को बाईं ओर घुमाता है। ये चीजें आपको पहले से सिखा रखी हैं। तो लैक्टिक एसिड का आप फिशर प्रक्षेपण सूत्र ऐसे बनाओगे या फिर ऐसे, यदि वो डी फॉर्म है तो ऐसे बना दो, एल फॉर्म है तो ऐसे बना दो, ठीक है बेटे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करते हैं। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो बेटे एक और एग्जांपल देखते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र का। दूसरा एग्जांपल है ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल का यदि हम संरचना बनाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें 4 कार्बन हैं
और 4 कार्बन में यदि मैं आपको कहता हूं कि आप नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करोगे या राइट से, तो आप देखोगे कि OH ग्रुप इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह है OH, और OH राइट साइड से नजदीक पड़ रहा है, माने दूसरे कार्बन पर पड़ रहा है, और लेफ्ट साइड से यदि हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर पड़ेगा। तो इसलिए इधर से नजदीक पड़ रहा है, तो नंबरिंग हमें इधर से ही करनी चाहिए। तो इधर से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो जब आप इसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाओगे तो आप 2 रेखाएं इस तरीके की खींच के उन्हें एक कटान बिंदु पर, जिसे आप कहते हो किरेल केंद्र, बनाओगे, और ऊपर जो आपको लिखना है ये वाला कार्बन लिखना है। ऊर्ध्वाधर रेखा पर आपको मुख्य श्रृंखला प्रदर्शित करनी है। तो पहला कार्बन CH3 वाला ये है, और लास्ट वाला, पहला कार्बन तो ये हुआ, दूसरा कार्बन ये हुआ। इसमें C लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये वाला कार्बन ये है, और ये 2 कार्बन जो हैं इन दोनों को अलग अलग ना लिखकर C2H5 भी आप लिख सकते हो, और यदि अलग अलग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहाँ CH2 लिख लेना और नीचे लिख लेना CH3, पर आप दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा मुख्य मकसद है किरेल केंद्र को दिखाना, इस कार्बन को दिखाना। अब ये तो हुई मुख्य श्रृंखला। अब इस कार्बन पर एक H है प्रतिस्थापी और एक है OH। एक तरफ तो हमने H को दिखा दिया और एक तरफ दिखा दिया OH को। ठीक है बेटे, तो ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र बना, और इसका प्रतिबिंब ये है, यानी ब्यूटेनॉल का एक फिशर प्रक्षेपण सूत्र ऐसा भी होगा। ये तो होगा D या प्लस फॉर्म ब्यूटेनॉल, और ये होगा L या माइनस फॉर्म ब्यूटेनॉल। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये दोनों अलग अलग यौगिक हैं, ध्यान रखना है। ब्यूटेनॉल के 2 प्रकाशिक समावयवी हैं ये, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। अच्छा, एक बात बताता हूं, बहुत बढ़िया। फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें भी ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी है कि प्रक्षेपण सूत्र को न तो तल से कभी उठाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने किसी बॉन्ड को, आपको बताया ये दोनों बॉन्ड बाहर निकले हुए हैं, तो आप इन बॉन्ड को उठा के दिखाओ, जैसे कि आप दिखाते हो ना ऐसे। ये इस तरह के बॉन्ड नहीं दिखाने आपको। फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखते समय किसी बॉन्ड को उठाकर नहीं दिखाना है। तो यूं लिखा हुआ है, उठाना चाहिए, और न ही 90 डिग्री या 270 डिग्री पर घुमाना चाहिए। मतलब 90 अंश पर और 270 अंश पर उसे घुमाना भी नहीं चाहिए। यदि आप इसे 90 पे घुमा दोगे या 270 पे घुमा दोगे, तो ऐसा करने से पता क्या होगा, ऐसा करने से ये यौगिक ये रहेगा ही नहीं, ये बन जाएगा, और ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब यदि आप किसी यौगिक का फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिख रहे हो, तो आपको किसी बॉन्ड को उठाकर नहीं दिखाना है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपको उसे 90 डिग्री पर घुमाकर नहीं बनाना है या 270 पर घुमाकर नहीं बनाना है। यदि आप 90 या 270 पर घुमाकर बनाओगे तो वो यौगिक रहेगा ही नहीं, उसका प्रतिबिंब रूप बन जाएगा, या फिर यूं कह दो प्रकाशिक समावयवी बन जाएगा। देखो, हमने पढ़ा है कि प्रक्षेपण सूत्र को न तो तल से कभी उठाना चाहिए और न ही 90 डिग्री या 270 डिग्री पर घुमाना चाहिए, क्योंकि इससे यौगिक का प्रतिबिंब रूप प्राप्त हो जाता है। मतलब फिर ये यौगिक ये नहीं रहेगा, ये बन जाएगा। ठीक है। नंबर 2, प्रक्षेपण सूत्र को 180 डिग्री पर घुमाया जा सकता है। यदि आप 180 पर घुमाते हो ना, यानी 2 बार परिवर्तन करते हो उसके प्रतिस्थापियों में, तो 180 पे घुमाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वो डी फॉर्म है तो 180 पर घुमाने से वो डी फॉर्म ही रहेगा, और एल फॉर्म है तो एल फॉर्म ही रहेगा। पर 90 पे नहीं घुमाना और 270 पे नहीं घुमाना, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखो अगली बात करते हैं, तीसरा पॉइंट। किरेल कार्बन पर 2 समूहों को 2 बार बदलने पर विन्यास नहीं बदलता है। यही तो बात मैंने आपको समझाई कि यदि 2 बार आप चेंज कर दोगे, यानी 180 पे घुमा दोगे, फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डी फॉर्म ही रहेगा, एल फॉर्म ही रहेगा। पर 90 या 270 पे आपने घुमा दिया तो डी फॉर्म तो बन जाएगा एल फॉर्म, और एल फॉर्म बन जाएगा डी फॉर्म, तो उसका प्रतिबिंब रूप बन जाएगा या प्रकाशिक समावयवी बन जाएगा। ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र क्या होता है। फिशर ने सिर्फ बताया था
कि जो त्रिविमीय संरचनाएं होती है ना, उन्हें कागज पर बनाना या बोर्ड पर बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए उन संरचनाओं को आसानी से हमें समझाने के लिए उन्होंने फिशर प्रक्षेपण सूत्र का प्रतिपादन किया, या इसका जो है इसे प्रस्तुत किया हमारे सामने। बस आपको समझना है, यदि इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह लिख के आओगे। ठीक है बेटे। बस यदि आपको पूरा पढ़ना है स्टीरियो केमिस्ट्री को, तो आपको प्लेलिस्ट में आप जाकर स्टीरियो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हो। वहां से आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के अब तक जितने वीडियो मैंने बनाए हैं वो मिल जाएंगे, और 1 या 2 वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1 या 2 वीडियो और आएंगे। ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।